नमस्कार दोस्तों, आज बात करने वाले हैं कि जो मार्केट के अंदर आज क्रैश आया उसके बारे में क्या लगता है। क्या ये मार्केट रिकवर कर पाएगी? जो ब्रेंट क्रूड ऑयल जो है हमारा $120 को क्रॉस करके जा रहा है, इसका क्या होने वाला है? मार्केट के अंदर कहां पर अपॉर्चुनिटी है? और पर्सनली मेरा क्या ओपिनियन है इस चीज को लेकर के, क्योंकि इस समय पे बहुत ज्यादा भगदड़ मची हुई है। लोग कह रहे हैं कि शेयर बाजार में पैसा नहीं बनेगा, शेयर बाजार बर्बाद हो जाएगा, ये जो दुनिया है ये वर्ल्ड वॉर 3 की साइड चली जाएगी और ना जाने क्या क्या न्यूज आपको देखने को मिलेगी। और हमारी जो मीडिया न्यूज है वो तो ये बता रही है कि भाई साहब बुर्ज खलीफा के ऊपर हमला हो चुका है, वो टूट चुका है, तहस नहस हो चुका है, सब बर्बाद हो चुका है। ना जाने क्या क्या आपको इस समय पे न्यूज के अंदर देखने को मिलने वाला है। मैं आपको अपना पर्सपेक्टिव बताऊंगा। मैं काफी टाइम से मार्केट को ट्रैक कर रहा हूं, मैं खुद भी अपना पैसा इन्वेस्ट करता हूं। मेरा नाम अभिषेक उपाध्याय है, आप देख रहे हो कॉफी थिंकर्स। सो बेसिकली मेरा ओपिनियन क्या कहता है, ऐसी सिचुएशन जब पास्ट में हुई है तो क्या हुआ है, और एग्जैक्टली आज की सिचुएशन को देख करके फ्यूचर की सिचुएशन क्या लग रही है और हमारे पास कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज हैं, ये सब डिस्कस करेंगे। सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि बेसिकली हो क्या रहा है। ईरान, इजराइल और यूएस के बीच में लड़ाई हो रही है। जो ईरान है वो हमला कर रहा है पूरे मिडिल ईस्ट पे, जहां पे अबू धाबी आता है, दुबई आता है। इन्होंने अपने आप को एज अ सेफ हेवन बनाया हुआ था, ठीक है, कि भाई हम सेफ हेवन है, हमारे पास आकर के रहो। रियल एस्टेट के प्राइसेस दबा करके ऊपर जा रहे थे, लोगों को ऐसा लग रहा था कि बस अब नेक्स्ट बिग थिंग दुबई है और मिडिल ईस्ट है, राइट। और इसी वजह से अब यहाँ पर तहलका है। जो दुबई के रियल एस्टेट के प्राइसेस है अकॉर्डिंग टू द न्यूज काफी ज्यादा क्रैश कर चुके हैं। दुबई के अंदर, अबू धाबी के अंदर लगातार हमले होते जा रहे हैं ईरान की साइड से। और ईरान ने आज ये बोला कि अगर आप यूएस को अपना मिलिट्री बेस यूज नहीं करने दोगे, सो मैं यहाँ पे आपके ऊपर जो हमले हैं ये रोक दूंगा। लेकिन अकॉर्डिंग टू मी ऐसा नहीं होने वाला। यूएस हो गया, मिडिल ईस्ट हो गई, जो अबू धाबी और दुबई है, इनके जो कनेक्शन है ये काफी ज्यादा क्लोज है। तो ये एक्चुअली ऐसा नहीं करेंगे कि भाई मैं आपका एयरबेस यूज नहीं कर सकता हमला करने के लिए। तो मुझे लगता है ये चीज वर्कआउट नहीं कर पाएगी। सेकंड चीज, अगर आपको ये लगता है कि ये दुनिया तबाह हो जाएगी, सो एक्चुअली मुझे नहीं लगता कि दुनिया तबाह होने वाली है। मुझे ये लगता है जो क्रूड ऑयल के प्राइसेस हैं ये बढ़ते चले जाएंगे। ये जिस लेवल पर इस समय पे आ चुके हैं $120 पर बैरल, मतलब आप ये समझो इस सिचुएशन के अंदर ना ट्रांसपोर्ट हो सकता है, ना खाना बन सकता है, ना मतलब कुछ ही नहीं कर सकता। पूरी दुनिया ठप पड़ जाएगी, कोई बिजनेस सस्टेन नहीं कर पाएगा, कोई भी जो ट्रांसपोर्ट है, कोई भी इकोनॉमी सस्टेन नहीं कर पाएगी। इंडिया तो बहुत दूर की बात है, यूएस भी सस्टेन नहीं कर सकता है इस लेवल के क्रूड ऑयल के प्राइसेस को अगर हम कंसिडर करके चल रहे हैं तो सबसे पहली चीज, अगर आप देखोगे कि क्या ये $120 पर बैरल के हिसाब से सस्टेन करने वाला है, मेरा मानना है ये है कि शायद इन शॉर्ट टर्म ये 180 भी चला जाए। नो वन नोज, राइट। अगर ये स्टेट ऑफ हमोस जिसकी हम बात कर रहे हैं ये अभी भी ब्लॉक करा हुआ है, इसको अगर ये नहीं खोलते तो काफी ज्यादा ऑयल प्राइसेस इंक्रीज होंगे। चाइना स्पेशली यहां से बेनिफिट उठा रहा है। लेकिन मुझे ये लगता है कि ये जितने भी बड़े लीडर हैं, चाहे वो इंडिया हो, चाहे वो चाइना हो, चाहे वो रशिया हो, चाहे वो कोई भी हो, ये इस प्राइस के ऊपर सस्टेन नहीं करने देंगे ऑयल को। ये जो फाइट है मोस्ट प्रोबेबली अगले 1 से 1.5 हफ्ते के अंदर, अकॉर्डिंग टू द न्यूज, मुझे लग रहा है कि ये शायद निपट जाए। जिस स्केल पे ये जा चुकी है, ईरान ये कह रहा है कि मैं 6 महीने तक इसे सस्टेन कर सकता हूँ। बट अगर ये 6 महीने तक सस्टेन हो गई तो आप मान लो दुनिया के अंदर तबाही आ जाएगी। बट पर्सनली मेरा मानना है कि 6 महीने तक सस्टेन नहीं हो पाएगा। अगर ये 6 महीने तक सस्टेन हो गई फाइट, तो आप ये मान लेना कि जो यूएस है उसका जो डोमिनेंस है दुनिया के ऊपर, कि भाई तू ईरान जैसे देश की बात कर रहा है जहां पर ईरान के ऊपर इतने सारे सैंक्शंस लगे हुए हैं और आप 2 हफ्ते तक लगातार इस हिसाब से अटैक करे जा रहे हो, उसके बाद भी वो सस्टेन कर रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। यूएस के लिए ये बैक स्टेप की तरह काम कर रहा है, राइट। अदर देन दैट, अब बात करते हैं कि क्या ये एक्चुअली चल सकता है, क्या ये बाजार को बर्बाद कर देगा? यस, अगर एज ऑफ नाउ बात करें $120, हाँ बर्बाद करेगा। मार्केट के अंदर क्रैश आएगा, ये हम अज्यूम करके चल रहे हैं, हम बैठ करके चल रहे हैं। जिस हिसाब से तबाही आई इसको देख करके भी ये लगता है कि भाई अब शायद ये रिकवरी नहीं होगी। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि दुनिया ना ये सारी चीजें पहले देख चुकी है। अभी तक जब तक रशिया, चाइना, इंडिया, यूएस, अगर ये चारों आमने सामने नहीं आ जाते, ठीक है, अगर ये चारों आमने सामने नहीं आ जाते तो दुनिया तबाह नहीं होगी। आप ये समझो, दुनिया के अंदर यूरोप की मैं बात इसलिए नहीं कर रहा, वो अपने आप में मतलब ठीक है, बहुत बड़ा है, पावरफुल है, बट वो एक्चुअली फाइट में इतनी जल्दी इन्वॉल्व नहीं होता। बट अगर ये चारों किसी वॉर के अंदर आमने सामने नहीं है, तो आप ये मानो दुनिया में इतनी बड़ी तबाही नहीं हो पाएगी। क्योंकि जिस स्केल की वॉर ये ईरान के साथ कर रहे हैं, अगर वो चाहे तो ईरान को झटके से भी कब्जा सकते हैं, या जो करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। यूएस सुपर पावर है, ईरान को पता है वो नहीं जीत पाएगा। ईरान क्या कर रहा है? ईरान बस मतलब बता रहे कि यार हाँ मैं आपके आगे एकदम से घुटने नहीं टेकूंगा। बट एंड ऑफ द डे आपको ही पता, मुझे ही पता है, ये जो वॉर है ये एंड ऑफ द डे इजराइल और अमेरिका ही जीतने वाले हैं। ईरान यहाँ पे सस्टेन नहीं कर पाएगा।
ईरान यहाँ पर बस चीज़ों को महंगा करने की कोशिश कर रहा है कि क्रूड ऑयल महंगे हो, मैं अबू धाबी और दुबई के ऊपर हमला कर दूं तो ये लोग बोले क्या इस वॉर को जितनी जल्दी हो सके खत्म करे। ईरान बस ये करने की कोशिश कर रहा है। ईरान जीतने की कोशिश नहीं कर रहा है। अगर कोई ये सोच रहा है कि वो जीतने की कोशिश कर रहा है या क्या कोई उम्मीद है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। उन्होंने नया अपना जो नया पीएम है या प्रेसिडेंट है, जो भी कहते हैं, मैं भी रिकॉल नहीं कर पा रहा, वो अनाउंस कर दिया है, वो खमीनी का बेटा ही है, ठीक है। अब बेसिकली क्या होने वाला है, मेरे हिसाब से वॉर चलेगी और कुछ टाइम के बाद एक मेजर अटैक होगा जिसके अंदर ये चीजें खत्म हो जाएंगी। जैसे यूएस ने पहले भी बोला हुआ है कि कोई भी हमारे बिना परमिशन के अगर आप प्रेसिडेंट या पीएम बनाते हो तो हम उसे खत्म कर देंगे। अब खमीनी के बेटे के ऊपर भी वो कहीं ना कहीं खतरा मंडराने वाला है। दूसरी चीज, अगर ऐसा हो जाता है तो नेक्स्ट जो सुपर पावर में आएगा बंदा, वो थोड़ा सा डर के रहने वाला है और मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है अगले कुछ टाइम के अंदर, अगले 1 हफ्ते 2 हफ्ते के अंदर ये और पूरी तरीके से सिमट जाए। जो क्रूड ऑयल के प्राइसेस हैं ये ड्रास्टिकली नीचे आने चाहिए। अगर ये ड्रास्टिकली नीचे नहीं आए तो चाहे इंडिया हो, चाहे यूएस हो, चाहे दुनिया की कोई भी पावर, कोई भी देश यहाँ पर नहीं टिक पाएगा, इंक्लूडिंग यूएस, ठीक है। तो ये चीज आपको आई होप समझ आ गई होगी। अब बात करते हैं कि स्टॉक मार्केट में क्या होने वाला है। मैं कह रहा हूं स्टॉक मार्केट 20-25% गिर जाएगी हाइपोथेटिकली। जिस हिसाब से आज बैंक करीब 4-5% गिरे। क्यों गिरे बैंक 4-5%? सिंपल सा लॉजिक है, ऑयल हमारी जिंदगी का एक सोर्स है, राइट, पूरी दुनिया का एक सोर्स है, हर चीज ऑयल पे चलती है। ऑयल महंगा हो गया, ऑयल महंगा हो गया मतलब क्या है, ट्रांसपोर्टेशन महंगी हो जाएगी। सारी की सारी जो कनेक्टिविटी है वो सी के थ्रू होती है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज क्लोज होने की वजह से जो कनेक्टिविटी है वो कहीं ना कहीं लूज हो रही है। ऑयल के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, ट्रांसपोर्टेशन महंगा होने वाला है। आप कोई भी चीज इंपोर्ट करते हो, एक्सपोर्ट करते हो, ये सब महंगा होने वाला है। हर एक चीज महंगी होने वाली है, मतलब स्काई रॉकेट होने वाला है। इन्फ्लेशन स्काई रॉकेट होता है। सो बेसिकली क्या होता है, इन्फ्लेशन स्काई रॉकेट होता है। इसका मतलब है इंटरेस्ट रेट जो कि बहुत जल्दी गिरते हुए दिख रहे थे, लास्ट 2025 में काफी ज्यादा इंटरेस्ट रेट कट हुए, वो जो उम्मीद है वो कम हो गई। चांसेस हाई है कि आने वाले कुछ क्वार्टर तक इंटरेस्ट रेट कट ना हो और गलती से इंटरेस्ट रेट बढ़ गए तो चाहे वो बैंक्स हो, चाहे वो आपके एनबीएफसीज हो, ये दबा करके गिरने वाले हैं। इस सिचुएशन में कौन से स्टॉक्स अच्छे रहते हैं? डिफेंसिव स्टॉक्स अच्छे रहते हैं। डिफेंस स्टॉक नहीं, डिफेंसिव स्टॉक्स अच्छे रहते हैं। डिफेंसिव स्टॉक्स कौन से होते हैं? जैसे बजाज कंज्यूमर हो गया, नेस्ले हो गया, डी मार्ट हो गया, ये डिफेंसिव स्टॉक है। ये ज्यादा गिरते भी नहीं है, ये ज्यादा चढ़ते भी नहीं है, ठीक है। अदर देन दैट, अगर आप चाहते हो कि भाई ग्रोथ पोर्टफोलियो, तो उसके लिए मेरे हिसाब से बैंक्स अच्छे रहने वाले हैं। जब सिचुएशन खराब होगी तो कहीं ना कहीं बैंक्स के अंदर एक रेट कट आएगा, मनी प्रिंटिंग होगी, आर्टिफिशियल प्रिंटिंग करके ग्रो कराया जाएगा। थोड़े टाइम तक जो इन्फ्लेशन है उसको सस्टेन करने की कोशिश की जाएगी। मैं ये सिचुएशन बता रहा हूँ किस चीज को देख करके, 2008 के क्राइसिस को देख करके ये सिचुएशन बड़ा बता रहा हूं मैं आपको। 2020 के अंदर भी सेम ही सिचुएशन है जहां पे इन्फ्लेशन बढ़ रहा था, लेकिन इन्फ्लेशन को छोड़ करके दुनिया में ग्रोथ लाने की कोशिश करी गई। और ग्रोथ के लिए क्या चाहिए? ग्रोथ के लिए चाहिए भाई साहब पैसा, और इसलिए इंटरेस्ट रेट कट होंगे। तो नेट मेरा मानना यह है कि बैंक्स यहां से अच्छे रहेंगे, वॉलेटाइल रहेंगे फॉर श्योर, ये रहने वाला। अदर देन दैट, अगर मैं बात करूं, अब जो गोल्ड है, गोल्ड एक ऑप्शन नहीं है आपके पोर्टफोलियो का, गोल्ड एक मस्ट हैव सेक्शन है जो आपको अपने पोर्टफोलियो में रखना चाहिए। गोल्ड अब कोई ऑल्टरनेट नहीं है कि मैं ये नहीं ले रहा तो मैं गोल्ड लेता हूं, नहीं। गोल्ड में एसआईपी करना अब मैंडेटरी हो चुका है। मेरे हिसाब से हर किसी को अपने पोर्टफोलियो में गोल्ड रखना चाहिए। जिस हिसाब से तबाही हुई रिसेंट दिनों के अंदर, सिर्फ गोल्ड था जिसने मेरे खुद के पर्सनली पोर्टफोलियो को बचाया। कुछ बैंकिंग स्टॉक्स थे जैसे कि श्रीराम फाइनेंस, आज दबा के 5% गिरा, लेकिन वो रिकवर कर गया। तो ये चीज बताता है हमें कि उस स्टॉक के अंदर थोड़ा सा फंडामेंटल स्ट्रांग है। मैं बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं दे रहा, मैं आपको पर्सनली बता रहा हूँ। चोलामंडलम आज गिरा, एक अच्छे सस्टेनेबल लेवल पे है, मैंने पर्सनली खरीदा है उसे। सो वो भी ये चीज दिखाता है कि वो स्ट्रांग है। अदर देन दैट भी काफी सारे स्टॉक्स है जो मैंने आपके साथ शेयर करे हैं, बट गोल्ड एक इंपॉर्टेंट चीज है। मेरा क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, क्या ये तबाह हो जाएगी, दुनिया बर्बाद हो जाएगी, कुछ नहीं होने वाला, न्यूज को देख करके लोग परेशान है कि क्या होने वाला है? इट्स फाइन, मतलब दुनिया है, चलती रहती है, लड़ाई झगड़े होते रहते हैं। इकोनॉमिक्स के लेवल पे बात हो रही है, यहाँ पे कोई पर्सनल बात नहीं हो रही। अदरवाइज ये बिल्कुल सही काम नहीं हो रहा जो भी इस समय पे वॉर अटैक किए जा रहे हैं, ये एक्चुअली सही चीज़ नहीं है। बट इकोनॉमिक के लेवल पर ये एक डिजास्टर की तरह काम करेगा। अगर ये अगले 2-3 हफ्ते में नहीं रुका, अगर ये अगले 2-3 हफ्तों में नहीं रुका, तो मतलब ये आप मान लो कि क्रूड ऑयल छप्पड़ फाड़ के ऊपर जाने वाला है और उसके बाद आप कुछ नहीं कर सकते। तो उसके बाद चाहे इंडिया हो चाहे यूएस हो, आप ये मान लो जॉब लॉसेज होंगे, आपकी जो सेविंग के पैसे हैं, मतलब आज की डेट में जो आईएनआर है वो बहुत ज़्यादा डेप्रिशिएट कर गया क्योंकि क्रूड ऑयल के प्राइस इतने बढ़ गए, महंगाई दर छप्पड़ फाड़ के ऊपर आ जाएगा। आपके जो हाथ के पैसे हैं उनकी एक्चुअली कोई कीमत नहीं रहेगी। जो कीमत होगी वो सिर्फ सोने की होगी, ज़मीन की होगी, अगर आपके पास कोई ज़मीन है, इन्फ्लेटेड प्राइस पे नहीं है तो। सो मेरा मानना ये है
ये मेरा टेक अवे है इस समय पे कि भाई साहब सिर्फ इन्वेस्ट करो, अच्छे स्टॉक्स, अच्छे म्यूचुअल फंड्स के अंदर इन्वेस्ट करो, गोल्ड के अंदर इन्वेस्ट करो, किसी भी फालतू जगह पैसा मत डालो, किसी भी ओवर वैल्यू वाली जगह पे पैसा मत डालो। और एटलीस्ट 2 से 3 साल का टाइम पीरियड रखो। अगर 2 से 3 साल नहीं है आपके पास तो आप थोड़ा सा स्ट्रगल करने वाले, बट अगर आपके पास 2 से 3 साल हैं देन इट्स टोटली फाइन, चीज़ें वर्कआउट कर जाएंगी, डरने की ज़रूरत नहीं है। ये टाइम होता है अपॉर्चुनिटी का। इस समय पर जो बंदा इन्वेस्ट करेगा वो ग्रो कर लेगा, जो बंदा इन्वेस्ट नहीं करेगा वो ग्रो नहीं कर पाएगा। सो इन्वेस्ट करते रहो, लगे रहो जितना इन्वेस्ट करना है। कोई डर गया तो एंड ऑफ द डे देखो कुछ नहीं होता। कोविड के टाइम पे भी लोगों को लगा था तो दुनिया तबाह हो जाएगी, 2008 में भी लोगों को लगा था दुनिया तबाह हो जाएगी। जो बंदा उस समय पे इन्वेस्ट कर रहा था उसने उस बात की जर्नी देखी है, और जिसने इन्वेस्ट नहीं करा वो भाई तब भी डर रहा है। लोग आज भी कह रहे हैं 2020 का कि निफ्टी 7,000 10,000 पे आना चाहिए। कहाँ आया निफ्टी 10,000 पे? आया नहीं आया। अनसस्टेनेबिलिटी ही हमें ग्रोथ का रास्ता दिखाती है। सो मेरे को आपके साथ ये शेयर करना था। काफ़ी सारे लोगों ने काफ़ी क्वेश्चन पूछा, लोग डरे हुए थे। सो मैंने बोला मैं आपको अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता देता हूँ। मैं खरीद रहा हूँ और मैं खरीदूंगा इस मार्केट के अंदर। अगर मैंने नहीं खरीदा सो इन्वेस्ट करने का तरीका ही गलत है मेरा, ठीक है। तो स्टॉक्स हो या फिर गोल्ड, इन्वेस्ट करो जहां पे आपको पता है कि भाई ये चीज़ अच्छी है, सस्ती है और अच्छी है। महंगी चीज़ मत खरीदना, वैल्यूएशन ज़्यादा दिया तो काम खराब हो जाएगा। आई होप वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय, साइनिंग ऑफ।